जी अस्सलाम वालेकुम। बाहरें लग गई हैं दोबारा? बच्चे बच्चे आ गए सारे या अभी भी रास्ते में हैं? अच्छा सीरियसली तो भूल भी क्या हुआ था, यानी शक्लें देख के याद आ रहा है ये भी आया करता था, ये भी आया करता था। ज़रा साथ वाले की शक्ल देखें, ये भी आया करता था। यानी कि अब अजीब लुट है ना यानी कि यूज़ नहीं करते, ये बेनिफिट को मिस यूज़ करते हैं। ये नहीं यार, ये दिल उठ गया मेरा। अच्छा ये यूट्यूब जो है ना खतरनाक चीज़ है। देखने बैठते हैं लेक्चर अच्छा पेज 408, पेज 408 होमवर्क के सवालों में कोई मसला? अच्छा मैं भी वैसे ऊपर ऊपर से पूछता हूँ। अच्छा, रॉयल फैन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम होंडा ऑन क्रेडिट। जो हजरात कल नहीं आए थे वो भी अटेंटिवली बात समझे। जो हम शायद आज बातें करें उनका कल वाली बातों से इतना ज़्यादा लिंक ना हो। रॉयल फैन परचेज गुड्स फ्रॉम होंडा, रॉयल फैन ने होंडा से चीज़ें खरीदी उधार के ऊपर। तो बता दीजिए रॉयल फैन क्या एंट्री करेगा? परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, और होंडा एंट्री करेगा डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट। एक की बुक्स में लाइबिलिटी नजर आ जाएगी, दूसरे की बुक्स में एसेट। रॉयल फैन को लोन चाहिए तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और जिसने लोन देना है लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट। एक की किताबों में लाइबिलिटी, दूसरे की किताबों में एसेट। रॉयल फैन को लोन लेके भी गुजारा नहीं चला, इसे और पैसे चाहिए, तो रॉयल फैन इशूड न्यू शेयर्स। तो इसने शेयर इशू कर दिए, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और इसने शेयर बाय कर लिए, इसने शेयर्स बाय कर लिए। तो शेयर्स बाय करने की एंट्री इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, रॉयल फैन को फिर भी तसल्ली नहीं हुई, इसे और पैसे चाहिए, तो रॉयल फैन इशूड शेयर्स नहीं, रॉयल फैन इशूड डिवेंचर्स। शेयर इशू करके पैसे आते हैं, डिवेंचर इशू करके भी पैसे आते हैं। तो रॉयल फैन के पास पैसे आए, कैश डेबिट और डिवेंचर पेएबल क्रेडिट या लोन पेएबल क्रेडिट। लोन पेएबल अच्छा लफ्ज है वैसे, कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट। और इसने डिवेंचर खरीदे हैं, यानी इसने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, अब ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किए थे ये सारे थे फाइनेंशियल एसेट, और जो ग्रीन में हाईलाइट किए थे वो थी फाइनेंशियल लायबिलिटी। और आपको पता है ये लायबिलिटी नहीं होती बल्कि ये क्या होती है? इक्विटी होती है। अच्छा, हमारी कल की जो डिस्कशन थी ना, कल की, वो सिर्फ इन सारों में से इस पर थी, इन्वेस्टमेंट एंड शेयर्स पर थी। ये बात असल फोकस करने वाली थी। हमारी कल की डिस्कशन सिर्फ इस पर थी। वो डिस्कशन क्या थी? अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं तो अब जो शेयर आपने 12 रुपए के खरीद लिए हैं, अब वो अगर 13 रुपए के हो जाएं तो 1 रुपए आप P&L में डाल दें, और 12 रुपए के शेयर अगर 13 रुपए के हो जाएं और आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं और आपने नॉन कैंसिलेबल डेजिग्नेशन कर दी है इनकी OCI में, तो फिर आप 1 रुपए का गेन, 12 रुपए का शेयर 13 रुपए का हो गया तो कहां डाल दें? कल की हमारी सारी डिस्कशन इस पोर्शन पे थी। कल की हमारी सारी डिस्कशन इस पोर्शन पे थी। आज और अगले कल हम डिस्कस करेंगे ये इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, और फिर उससे अगले दिन और उससे अगले दिन हम डिस्कस करेंगे ये हमने डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये तो फाइनल अकाउंट की चीजें हैं। फाइनल अकाउंट में शेयर इशू करना, राइट शेयर इशू होते थे, IAS 8 में भी आपने पढ़ा था। तो ये 4 चीजें हैं बेस। ये दोनों तो मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको समझाई थी, इन दोनों को तो फारक करें ना। ये असल में 4 चीजें हैं जो हमने स्टैंडर्ड में पढ़नी है। पहली चीज क्या? शेयर खरीदना। दूसरा बंदा क्या कह रहा होगा? शेयर इशू करना। कर लें, जो जल्दी करें, क्या करना है? अच्छा, उसके बाद शेयर खरीदना और शेयर इशू करना, और इधर आए डिवेंचर खरीदना और डिवेंचर इशू करना।
क्या मैं इसको कह सकता हूं बोल्डली स्पीकिंग के किधर है पेन किधर है, क्या मैं इसको कह सकता हूं, चल किधर लगा नहीं लगा हुआ, अभी मेरे हाथ में था, बिस्मिल्लाह। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये उधार देना है, और इसको मैं कह सकता हूं ये उधार, और लेना है ना, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है ना, उधार लेना है, ये उधार लेना है और ये उधार देना है। इसके बैकएंड पे क्या है, लोन रिसीवेबल, इसके बैकएंड पे लोन रिसीवेबल है और ये लोन क्या है, पेबल है। तो ये दो बातें बड़ी मेन है, लिख लें। उधार लेना तो कैश आया, उधार देना तो कैश गया। अब तस्वीर खींच लो भाई, अगर तस्वीर खींचनी है तो। होंडा के पास सरप्लस पैसे पड़े हुए हैं, कभी ये उधार दे रही है, कभी ये शेयर खरीद रही है, कभी ये डिवेंचर खरीद रही है, और उसको पैसों की जरूरत है। कभी वो उधार ले रही है, कभी वो शेयर इशू कर रही है, और कभी डिवेंचर इशू कर रही है। ओके, डेटर, लोन रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, इन सबको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एसेट। डेटर, लोन रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन सबको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एसेट। इन सबको कहते हैं फाइनेंशियल एसेट। अब स्टैंडर्ड ने इनको कैसे डिफाइन किया है, फाइनेंशियल एसेट इज एन एसेट विच इज एन इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी। बोले, फाइनेंशियल एसेट इज एन एसेट विच इज एन इक्विटी ऑफ एन अदर एंटिटी। अगर मैं हूं पेल और मैंने पीटीसीएल के शेयर खरीदे हैं, तो मैं पेल के तौर पे क्या कहूंगा, आई हैव बॉट द शेयर्स ऑफ पीटीसीएल, आई हैव बॉट एन इक्विटी ऑफ एन अदर एंटिटी। ये इसी चलाओ, आई हैव बॉट एन इक्विटी ऑफ एन अदर एंटिटी। क्लियर? अच्छा, उसमें तो नहीं है, उसके लिए तो मैं अलग डेफिनेशन बताने लगा हूं, उसके लिए तो अलग डेफिनेशन है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगर मैंने किए तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव बॉट शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी, दैट्स व्हाई दैट इज माय एसेट। पीछे से बंद है यार, ये दोनों इसी चलवाएं। अच्छा ठीक है, पॉज कर दो जरा वीडियो, इस इशू को रिजॉल्व करें पहले। ठीक है यार, शुरू करो। अच्छा, एक तो फाइनेंशियल एसेट क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द इक्विटी ऑफ एन अदर एंटिटी। अच्छा, डेटर से मुझे क्या आने, पैसे आने हैं। जब लोन मुझे वापस मिलेगा तो क्या आएगा, पैसे आएंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर भी जस्ट लाइक अ लोन, तो मैंने अगले को उधार दे दिया है और अगला कभी ना कभी मुझे उधार क्या करेगा, वापस करेगा। तो इन तीनों के अगेंस्ट क्या आने हैं, पैसे आने हैं। शेयर्स के अगेंस्ट भी एंड पे शेयर बेच के पैसे आने हैं, लेकिन इस तरह सोचने की जरूरत नहीं। अब स्टैंडर्ड ने जो डेफिनेशन दी है वो जरा देखिएगा। A financial asset is any asset that is cash. कैश अपने अंदर खुद एक फाइनेंशियल एसेट है, यानी दराज में जो आपके पैसे पड़े हैं ना, वो क्या है, फाइनेंशियल एसेट या इटेबल एसेट, फाइनेंशियल एसेट। कैश इज अ फाइनेंशियल एसेट। क्या कैश बायोलॉजिकल एसेट है, क्या कैश पीपीई है, तो क्या कैश इंटेंजिबल है, तो फिर कैश क्या है, फाइनेंशियल एसेट। इक्विटी ऑफ एन अदर एंटिटी। एक बात जहन में रखिएगा, जब मैं फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं तो आपकी नजर सिर्फ किन पे है, येलो पे। जब फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो ग्रीन पे। तो आपकी नजर इस वक्त किस पे है, येलो पे। आ फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश। ये तो मैंने यहां में शो किया नहीं, तो ये तो वैसे ही मैंने आपको समझा दिया। आ फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज एन शेयर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को अंडरलाइन करके आसान लफ्ज लिखे ना, शेयर।
A financial asset is any asset that is shares of another entity. इसकी मिसाल दें, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तीसरी. Third point above. गलत जगह लिख दिया मैंने. ओके, थर्ड पॉइंट अबव. डेटर और लोन रिसीवेबल के लिए क्या मैं लफ्ज बोल सकता हूं? आई हैव अ राइट टू रिसीव कैश. आई हैव अ राइट टू रिसीव कैश. और अदर फाइनेंशियल एसेट को छोड़े पड़े, इस तरह ये इन सारी बातों को काट दें, ये आपके स्कोप की नहीं है. तो भाई ये तीन चीजें हो गई फाइनेंशियल एसेट. नंबर वन, आगे सारा मैंने कटवा दिया. तीन चीजें होगी फाइनेंशियल एसेट. नंबर वन, दराज में पड़े हुए पैसे या बैंक में पड़े हुए पैसे, दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट. नंबर टू, मैंने किसी के शेयर खरीद लिए, दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट. डेटर से पैसे आने हैं, राइट टू रिसीव कैश, दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट. और उसके बाद लोन रिसीवेबल, राइट टू रिसीव कैश. तो डेटर भी राइट टू रिसीव कैश है, लोन रिसीवेबल भी राइट टू रिसीव कैश है. लोन रिसीवेबल से एक मिलता जुलता लफ्ज पढ़ाया, नया लफ्ज अजीब सा, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स. तो इससे भी पैसे आने हैं, ये भी लोन रिसीवेबल ही होता है. तो ये तीनों राइट टू रिसीव कैश हैं. और किसी के शेयर बाय करना इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव, सॉरी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अदर एंटिटी. तो जी, डेटर इज अ फाइनेंशियल एसेट बिकॉज इट इज अ राइट टू रिसीव. लोन रिसीवेबल is a financial asset because it is a contractual right to receive cash. Investment in shares of another entity of Royal Fan, other entity. Investment in shares of Royal Fan is a financial asset because it is an equity of Royal Fan. Next, investment in debentures is also a financial asset because it is a right to receive cash. It is a right to receive cash. Okay. Financial assets. Cash is a financial asset. MCQs में आते हैं चीजें. Cash is a financial asset. Bank is a. Investment in shares is a. Loan receivable is a. Investment in debentures is a. डिवेंचर्स का मुश्किल सा नाम. इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये पढ़ूंगा मैं, आपको बताऊंगा रिडीमेबल में फर्क क्या होता है. कभी उसे पढ़े आपने कहीं? चलें कभी पढ़ाऊंगा, छोड़ें अभी. ये अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर इज अ, यार ये आई के अपने पता नहीं सीए फाइनल की चीज़ क्यों डालती है. फेवरेबल फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, पता नहीं मना भी किया था उसको, निकाले ये चीज़. तो बस ऐसे ही रट्टा मारना है, और क्या करना है. फेवरेबल फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स. फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल एसेट होंगे और अनफेवरेबल लाइबिलिटी होंगे. पता है, छोड़े पर इस चीज को. ऑल ऑफ दीज आर नॉट फाइनेंशियल एसेट्स. अब अगले वाले कौन से हैं? नीचे वाले कौन से हैं? नॉट अ. पीपी. पीपी इज अ कैश. लैंड बिल्डिंग इज अ शेयर ऑफ अनदर एंटिटी. पीपी इज अ राइट टू रिसीव कैश. तो तीनों पे फॉल नहीं की थी तो फेल होगी. जब फेल होगी तो कहां पे जाएगी? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल एसेट? नॉन फाइनेंशियल एसेट. और आईएस 16 में जाके गिरेगी फिर. इंटेंजिबल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इज इट अ कैश? इज इट अ शेयर? इज इट अ राइट टू रिसीव कैश? नो. इन्वेंट्री, दुकान पे पड़ी हुई बोतलें बिस्किट, दुकान पे पड़ी हुई बोतलें बिस्किट, इज इट अ कैश? इज इट अ शेयर्स? इज इट अ राइट टू रिसीव कैश? नो 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 नो. बोतल राइट टू रिसीव कैश नहीं है. बोतल बेच के डेटर राइट टू रिसीव कैश है. बोतल को राइट टू रिसीव कैश नहीं कहना. देखने में आपके जहन में आ सकता है कि ज्यादा सोचें आप, बोतल के बाद में तो कैश ही आने, बोतल के बदले. बोतल के बदले कैश नहीं आना, बोतल के बदले डेटर डेबिट होने, और फिर डेटर से क्या आने. इसलिए प्लीज बॉटल्स यानी इन्वेंट्रीज जो हमारी दुकान पे पड़ी हुई हैं उस पर IS 2 लगता है, IFRS 9 नहीं लगता. और इन्वेंट्रीज आर नॉट फाइनेंशियल एसेट. तो ये एमसीक्यू उसके लिए जरूर बातें याद रखें. पीपी, इंटेंजिबल और इन्वेंट्री. अच्छा, बुनियादी असूल क्या आपको पता चला है? वो चीज या कैश होगी या किसी के शेयर होंगे या राइट टू रिसीव कैश होगा. ये बुनियादी असूल है.
प्री पेमेंट्स क्यों नहीं फाइनेंशियल एसेट? कैश तो नहीं आना, आपने इस साल खड़े होके अगले साल का रेंट प्री पे कर दिया, अब आपने पैसे तो दे दिए, आपको उसके बदले क्या आनी है? राइट टू रिसीव सर्विस, तो नॉट राइट टू रिसीव कैश, इसलिए इसको भी फारिग किया। राइट टू रिसीव सर्विस, राइट टू रिसीव सर्विस। एडवांस टैक्स, एडवांस में आपने टैक्स जमा करवा दिया, अब अगर आपने एडवांस में टैक्स जमा करवा दिया तो कोई पैसे पूसे नहीं आने, फ्यूचर में टैक्स आपको सेव होना है, ये भी प्रीपेड टैक्स टाइप कोई चीज है। तो प्रीपेड टैक्स टाइप कोई चीज है, अगर रिफंड भी हो तो करंट टैक्स पेबल वाली साइड पे मैं डिस्कशन कर लेता हूं, अभी एसेट वाली साइड पे इसकी डिस्कशन रहने दो। एडवांस टैक्स की डिस्कशन में करंट टैक्स पेबल में डिटेल से आपसे करूंगा। तो ये प्रीपेड हो गया, तो प्रीपेड टैक्स इज ऑल्सो नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। पता नहीं क्या उठा के इसने डेफिनेशन आउट ऑफ सिलेबस डाली हुई है। अच्छा, फाइनेंशियल लायबिलिटी, बस अ फाइनेंशियल लायबिलिटी is any liability that is a contractual obligation to deliver cash, obligation to deliver cash, obligation to deliver cash, बस बाकी लिफ्ट ना कराएं। अब बता दें जी, क्रेडिटर इज इट एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश? लोन ले लिया है फिलहाल, लेकिन अब ऑब्लिगेशन क्या बन गई है? कैश वापस करना पड़ेगा। और डिबेंचर इशू करके उधार ले लिया है, ये और ये एक ही बात होती है, उधार लेना कैश डेबिट लोन क्रेडिट, उधार लेना कैश डेबिट डिबेंचर क्रेडिट। तो डिबेंचर इशू करके आपने उधार ले लिया, इट इज ऑल्सो एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर बैक बिकॉज वी हैव रिसीव्ड कैश, सो वी विल डिलीवर कैश इन फ्यूचर। एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर, क्रेडिटर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी है, पेबल्स फाइनेंशियल लायबिलिटी है, एक्रूड लायबिलिटीज, रेंट पेबल, रेंट पेबल क्या होता है? सर्विस ले ली है, घर इस्तेमाल कर लिया, पैसे नहीं दिए, तो इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल, इज इट एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश? नेक्स्ट, कोई भी चीज कर लें, एडवर्टाइजमेंट पेबल, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल, टीचर ने पढ़ा दिया, कॉलेज वालों ने उसे तनख्वाह नहीं दी, तो सैलरी पेबल। तो ये सैलरी पेबल क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। लोन पेबल और इंटरेस्ट पेबल भी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। डिवेंचर इशूड, बॉन्ड्स पेबल्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड, परचेज नहीं, इशूड, ये क्या होंगे? फाइनेंशियल लायबिलिटी। उधर फेवरेबल लिखा हुआ था एमसीक्यूज के लिए, बस ये बात कर रहा हूं, इधर क्या लिखा हुआ है पता नहीं क्या होते हैं, फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब नोट, ऑल ऑफ दीज आर नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटीज। अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड का ऑपोजिट आ गया ना, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम कैसे होगी, जरा सोच के बताएं। आपने 2 गाड़ियां बेच के पैसे पकड़ लिए, लेकिन अभी गाड़ियां डिलीवर नहीं की, तो ये अनअर्न्ड इनकम है। तो लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स, बल्कि अगर रेंटल इनकम मैंने लिखा हुआ है तो इस तरह लिख लेते हैं, लायबिलिटी टू प्रोवाइड हाउस। मैंने अगले बंदे को घर अभी किराए पे देना है, लेकिन पैसे एडवांस में पकड़ लिए हैं, उधर से प्री पेमेंट्स बाहर निकल गई और इधर से, लेकिन रिसीवेबल उधर पड़े हुए हैं और इधर पेबल्स भी पड़े हुए हैं। तो ये IAS 12 में 4 ही चीजें पढ़ते थे ना। तो रिसीवेबल्स उधर पड़े हुए हैं फाइनेंशियल एसेट में, क्योंकि राइट टू रिसीव कैश है, और इधर पेबल्स पड़े हुए हैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज में, क्यों? ऑब्लिगेशन टू पे कैश है। अच्छा, उधर प्रीपेड निकल गए, जब उधर प्रीपेड निकल गए फाइनेंशियल एसेट में, इधर अनअर्न्ड निकल गए। अच्छा, ये टैक्स पेबल इज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होता है, करंट टैक्स पेबल, इट इज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, लेकिन इसको इसलिए स्टैंडर्ड ने बाहर निकाला है क्योंकि नो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। हमारा ना कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है अगली पार्टी से, हुकूमत के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हमारा हुआ होता, बाय लॉ हमें मजबूर हैं कि टैक्स देना है। तो करंट टैक्स पेबल दिखने में 100% फाइनेंशियल लायबिलिटी लगता है,
वाई? इट इज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। इधर से करंट टैक्स पेबल और उधर प्रीपेड टैक्स, दोनों फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी के डेफिनेशन से बाहर निकलेंगे, बिकॉज इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन टाइप कोई चीज है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता हमारा गवर्नमेंट से। क्या चीज? हाँ, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं होता हुकूमत से, बाय लॉ हमने बस करना होता है। हर टैक्स पेयर शहबाज शरीफ से जाके साइन तो नहीं करता, तूने पैसे लेने हैं मैंने पैसे देने हैं चल साइन करें, ऐसी तो कोई बात नहीं होती। तो इसलिए करंट टैक्स पेबल। अच्छा बता दें क्या क्या चीजें बाहर निकल गई फाइनेंशियल एसेट से, क्या चीजें बाहर निकली? अच्छा, अगर पेपर में कोई नई चीज आ जाए, बायोलॉजिकल एसेट, कहां डालेंगे? फाइनेंशियल एसेट में या नॉट अ फाइनेंशियल एसेट? बिकॉज बायोलॉजिकल एसेट इज नॉट अ कैश, नॉट अ शेयर्स ऑफ एन, नॉट अ राइट टू रिसीव कैश। तो फिर बायोलॉजिकल एसेट इन्वेंट आगे मैंने डाल दिए, बायोलॉजिकल एसेट, पीपी, इंटेंजिबल्स, इन्वेंट्रीज, बायोलॉजिकल एसेट। राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज, हाँ जी। इंटरेस्ट रिसीवेबल उसको डाल दो इधर, इंटरेस्ट रिसीवेबल। राइट टू रिसीव कैश है, इंटरेस्ट रिसीवेबल इधर डाल दें, और इंटरेस्ट पेबल उधर लाइबिलिटीज में डाल दें, क्योंकि इंटरेस्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है ना। डालें, अच्छी बात है। इंटरेस्ट रिसीवेबल इधर डालें फाइनेंशियल एसेट में, और बायोलॉजिकल एसेट और राइट ऑफ यूज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। लीज लाइबिलिटी आप कह सकते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, क्योंकि ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। लीज लाइबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो बेसिक डेफिनेशन क्या बन गई? एसेट की डेफिनेशन बनी, इट इज अ कैश, इट इज एन इक्विटी ऑफ अनदर एंटिटी, और इट इज अ राइट टू रिसीव कैश। लेकिन ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन आसान है लाइबिलिटी की, इट इज एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। ये चारों क्या थे? फाइनेंशियल एसेट। और ग्रीन वाले क्या थे? अब क्या चीज है? ये इक्विटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। इक्विटी होती है बचा कुचा पैसा जो बिजनेस में बच जाना है, वो इन द एंड हमने आके किसको देना है? ओनर को देना है, बस पता। इक्विटी जब कंपनी बंद हो रही होती है ना, बंद हो रही होती हैं, तो फिर इक्विटी कैसे निकलती है? एसेट्स बेचे जाते हैं और लायबिलिटीज पे की जाती हैं। इस इक्विटी को कहते हैं बचा कुचा सरमाया। बचा कुचा सरमाया इज कॉल्ड एज इक्विटी। तो इक्विटी, एन इक्विटी इज एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंसेस अ बचा कुचा फायदा इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटीज। तो ये इक्विटी की डेफिनेशन वही है जो इंट्रो में आपने पढ़ी थी, बल्कि बैलेंस शीट भी तो यही होती है, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो इक्विटी इज एनी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें साबित हो कोई बचा कुचा फायदा इन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज। एग्जाम्पल्स इंक्लूड इक्विटी शेयर्स इशूड बाय एंटिटी, इशूड बाय रॉयल फैन, वो जो ऊपर रॉयल फैन ने इशू किए हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड्स, हमने इशू किए थे रॉयल फैन ने, और होंडा ने क्या किए थे? बाय किए थे। और आखिरी चीज, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो इक्विटी। ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे, रिडीमेबल इरिडीमेबल अलग से क्लास होगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी एक बंदा कह रहा होगा मेरा फाइनेंशियल एसेट है, तो दूसरा क्या कह रहा होगा? जब एक बंदा कह रहा होगा मेरा फाइनेंशियल एसेट है, तो दूसरा क्या कह रहा होगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, एक बंदा कह रहा हूं मेरा फाइनेंशियल एसेट है, दूसरा कह रहा हूं मेरी इक्विटी है, और एक बंदा कह रहा हूं मेरा फाइनेंशियल एसेट है और दूसरा कह रहा हूं मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इन सब का नाम क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू बोथ। एक बंदा फाइनेंशियल एसेट का लफ्ज बोलता है एंड दूसरा बंदा या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का लफ्ज बोलता है या इक्विटी का लफ्ज बोलता है। These all are called as financial instruments. So financial instruments comprises of financial assets, financial liabilities and equity. ये लिस्ट होती है हर जगह, आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड में से देख लूँगा। IFRS 9 वैसे खोलने की जरूरत नहीं होती पेपर में, क्योंकि IFRS 9 में बहुत फैल के चीज़ें लिखी हुई हैं जगह जगह, तो उसको खोलने का टाइम भी नहीं होता IFRS 9 को। बहरहाल ट्रांजेक्शन कॉस्ट
आपको पता है हर स्टैंडर्ड में कुछ हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट समझा जाता है कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं समझा जाता। तो ये एक लिस्ट सी है, आपने शेयर ख़रीदने हैं, आपने डिबेंचर ख़रीदने हैं, कुछ भी करना है तो आपको कौन कौन से पैसे देने पड़ सकते हैं। फीस एंड कमीशन पेड टू एजेंट्स, एडवाइज़र्स, मशवरा देने वाले ब्रोकर्स एंड डीलर्स। हुकूमत ने अगर कोई टैक्स लगाया हुआ है, शेयर ट्रांसफ़र करने पे अगर कोई टैक्स लगा हुआ है। क्रेडिट असेसमेंट फीस क्या होती है? होंडा मेरे ख्याल से लोन देने से पहले किसी से मशवरा मांगेगा, बस 2-4 मिनट सब्र कर लें, न्यूमेरिकल शुरू होने लगे हैं, आखिरी बात कर रहा हूँ। होंडा लोन देने से पहले रॉयल फैन को मशवरा मांगेगा कि रॉयल फैन को मैं लोन दूं भी या ना दूं, तो वो जिस बंदे से मशवरा मांगा जाएगा उसे कहा जाएगा इसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करो। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? जिसको आप आम जुबान में कहते हैं कि मैं तुझे पैसे दे तो रहा हूँ, बाद में तू वापस भी कर सकेगा या नहीं, तेरे में इतनी जान भी है या नहीं। तो क्रेडिट असेसमेंट फीस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी हो सकते हैं। कुछ मुल्कों में चीज़ें शेयर वगैरह अपने नाम करवाने के, जैसे ज़मीन नाम करवाने के चार्जेस होते हैं, ऐसे शेयर नाम करवाने के भी चार्जेस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर पेपर में आ गई तो इनको आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेंगे या नहीं लेंगे? ये वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट होती हैं या खरीदने वक्त, या इशू करने वक्त, या बेचने वक्त। बेचना तो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर? अब incremental cost is a one that would not have been incurred if the entity had not acquired. ये जो प्लीज नोट, देयर आर 2 नॉट्स, अगर 2 नॉट्स आ जाए ना तो पढ़े आप फिक्रा। An incremental cost is a one that would have to be incurred if the entity had acquired. अगर आपने एक्वायर किया तो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, अगर एक्वायर ना करते तो कॉस्ट ना इनकर करनी पड़ती। तो 2 नॉट अगर फिक्रे में आ जाए तो दोनों नॉट के भी पढ़ा जा सकता है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है जरा मुझे बताएं। अगर खरीदते तो होती, ये आसान फिक्रा, लेकिन मुश्किल फिक्रा। अगर ना खरीदते तो ना होती। इसको क्या कहते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आखिरी चीज जी, एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट डू नॉट क्वालिफाई एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट जल्दी से बताएं क्या होगी। आपको शेयर खरीदने का नशा चढ़ा है, आपके पास पैसे नहीं है, आपने लोन लिया, लोन लेके उस पर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं और फिर शेयर खरीदे हैं आपने, तो ये फाइनेंसिंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट। ये तो किसी भी तरह ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। इंटरनल एडमिन कॉस्ट, आपके अपने बिजनेस की इंटरनल एडमिन कॉस्ट, एडमिन मैनेजर की तनख्वाह, बाकी लोगों की तनख्वाह, ये भी ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एडमिन कॉस्ट तो होती चाहे आप ट्रांजैक्शन करते या ना करते। होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है? शेयर्स को लॉकर में रखवा दिया, शेयर्स को कहां रखवा दिया? लॉकर में। एक और चीज आ सकती है, इनकम टैक्स। ये ट्रांसफर टैक्स नहीं होता, इनकम टैक्स। शेयर बेचने पे इनकम टैक्स आ गया, ये डिविडेंड कमाया, इनकम टैक्स देना पड़ गया। इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो लिस्ट याद कर लें जल्दी से। फीस, कमीशन पेड टू एजेंट्स, एडवाइजर्स, ब्रोकर्स एंड डीलर्स, हुकूमत के ट्रांसफर टैक्सेस और रेगुलेटरी एजेंसीज के कोई टैक्सेस, क्रेडिट असेसमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और इंटरेस्ट, इनकम टैक्स, होल्डिंग कॉस्ट और इंटरनल एडमिन कॉस्ट आर नॉट एन एग्जांपल ऑफ, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। उधर आ जाएं 724। पेज नंबर 734। We purchased debentures on 1 जनवरी 2015। भाईजान ये ना इस में बातें हो रही हैं, फिर दाएं बाएं आवाजें आती हैं, डिस्टर्ब होते हैं। We purchased debentures इसे कहते हैं उधार दिया। We purchased डिबेंचर। आपको पता है चीज परचेज करते हैं तो कैश जाता है, यहां से याद रखना है आपने। चीज परचेज करते हैं तो कैश, जब कैश जाता है तो लोन ले रहे हैं या दे रहे हैं?
दे रहे हैं। वी परचेज शेयर्स या वी परचेज डिबेंचर्स? कल क्या था? शेयर्स पे डिविडेंड आ रहा था, आज डिबेंचर्स पे क्या आएगा? इंटरेस्ट। जाहिर बात है, अगर आप गाय खरीद के दुआएं करेंगे अल्लाह अंडे दे दे, अल्लाह अंडे दे दे, या मुर्गे खरीद के दुआएं करेंगे अल्लाह दूध दे दे, अल्लाह दूध दे दे, तो ये बात गलत होगी। तो एक असूल भी है अल्लाह का, देने पे अल्लाह कादिर है। अच्छा, तो दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड। और लोन देंगे तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो आज इंटरेस्ट का रेट दिया होगा सवाल में। शुरू करेंगे। डिबेंचर खरीदने की एंट्री, वही परचेज डिबेंचर्स ऑन यकम जनवरी, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इट हैड अ फेस वैल्यू ऑफ 50,000 एंड इट इज परचेज्ड एट, इसका मतलब है फेस वैल्यू से हटके भी खरीदा जा सकता है। ये फिर तैयार नहीं, अगले सवाल में, अगला सवाल देखेंगे फिर हम। तो फेस वैल्यू से हटके भी खरीदा जा सकता है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है। इसके फेस पे क्या वैल्यू लिखी हुई थी? बोतल खरीदने गए, उसके मुंह पे लिखे हुए थे 30 रुपए, और आपने भी कितने की खरीदी? 30 रुपए की। तो इसे कहते हैं इंग्लिश में, इट हैड अ फेस वैल्यू ऑफ 30 रुपए एंड इट इज परचेज्ड एट 30 रुपए। जो फेस पे लिखा हुआ था वही प्राइस आपने पे की। चले जी, डिवेंचर खरीदने की एंट्री बता दें। यकम जनवरी 15। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, जल्दी जल्दी। जिस तरह कल आसानी से चीजें समझ आ गई थी आज भी आती रहेंगी, बस अटेंटिव रहने। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? यार वो पहला दिन है तो इसलिए ना ब्रैकेट में लोन रिसीवेबल लिख लें। आपने किसी को क्या दे दिया जी? उधार। आपने किसी को उधार दे दिया। करें हिम्मत, नोट कर लें, कुछ नहीं होता। बॉल पॉइंट अप्रिशिएट नहीं कर जाएगी। कस्में खाई हुई हैं, नोट नहीं करेंगे। ओके, चलें जी। अगर आपने किसी को उधार दे दिया, ये चुनमुन फिर लगे हुए हो तुम लोग। अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो उधार देने के बाद साल के एंड पे आपको क्या मिलेगा? इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। 31 दिसंबर 15। मैंने एक चीज मिटाई हुई है। इट कैरीज एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पेएबल एनुअली इन, अल्लाह का शुक्र है पे हो जाया करेगा, रिसीवेबल नहीं होगा, पे हो जाया करेगा हर साल। कब? साल के एंड पे। तो हमने लोन कब दिया? यकम जनवरी 15 को। तो हमें इंटरेस्ट कब मिल जाएगा? 31/12/15 को। कूपन रेट होता है जो उसके फेस पे रेट लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर रेट क्या लिखा हुआ था? 12% हमें इंटरेस्ट मिला करेगा। तो इसके डिवेंचर के फेस पे जो रेट लिखा होता है, डिवेंचर के फेस पे जो रेट लिखा होता है जी भाईजान, 50,000 का 12%, 6,000। दो ऑप्शंस हैं आपके पास एंट्रीज करने की। पहली ऑप्शन आपके पास है कैश डेबिट, अभी आप लोगों ने नहीं करनी एंट्री। कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। एक ऑप्शन आपके पास ये है। हमने कर लिया मोबाइल यूज। देखो इतनी टेंटिवली बंदा लिख नहीं सकता कि मैं बता रहा हूँ, इधर देख। अच्छा, तो बता दें इंटरेस्ट मिलने की एंट्री, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इसकी बजाय हम दो एंट्रीज किया करेंगे। एक एंट्री किया करेंगे इंटरेस्ट बुक करने की, अभी नोट नहीं करनी, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, जितनी जितनी भी हो। और एक और एंट्री भी किया करेंगे, कैश डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। जैसे किसी बंदे को आपने दुकान पे चीज बेची तो उसने फौरन ही पैसे दे दिए, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। आपने कहा नहीं यार एक सेकंड बाद दे, मैंने एक रिवीजन करनी है जरा। तो आपने जैसे ही उसको चीज बेची आपने कहा सबर, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, अब दे दे पैसे। अब उसने पैसे दिए, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट। तो हम दूसरी मेथोडोलॉजी हमेशा यूज किया करेंगे जो जरा लंबी वाली है।
हम कमाया और आया की अलग एंट्री किया करेंगे। आया कमाया नहीं, कमाया आया, कमाया आया की अलग एंट्री क्या करेंगे। पहले कमाने की एंट्री करेंगे और फिर आने की एंट्री करेंगे। चलें जी, आप मुझे कमाई की एंट्री बता दें, कितना कमाया। 50,000 इंटू 12%। इधर आपने लिख दिया था उधार दिया, कितना उधार दिया हुआ अगले को 50, तो 50 पे हर महीने हर साल कितना मिलेगा 6,000, 6,000 जरा 12% जी। ये एंट्री नहीं करनी अभी, इस एंट्री का भी एक मॉडिफाइड वर्जन है, कर लिए कोई मसला नहीं। 31, 12, 15। अच्छा, असल में ना हम इंटरेस्ट रिसीवेबल लफ्ज़ यूज़ नहीं किया करेंगे, हम इसकी जगह इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ही डेबिट कर दिया करेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल लफ्ज़ यूज़ नहीं किया करेंगे। हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर गई, हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर गई। इंटरेस्ट रिसीवेबल की जगह इन्वेस्टमेंट हमारी ग्रो कर गई। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, बोले बोले बोले, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, और कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर क्रेडिट। हमने उधार कितना दिया 50 से, हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कितने की वो जैसे ही ग्रो की हमने फौरन प्लग कर ली। जैसे ये दरख्त है, ये इस पे मांजो है, फौरन मांजो हमने उतार लिया, तो मैंगो, मैन गोज। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और कैश डेबिट इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये दोनों एंट्रीज इंटरेस्ट की हैं, ये इंटरेस्ट कमाने की है और ये इंटरेस्ट के मिलने की है। अब नोट कर लें, ये पहले साल की हमारी एंट्रीज हैं जी। अच्छा, आप जरा खड़े हो, उसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। बिस्मिल्लाह, वो जज्बाती बंदा है यार प्यार से किया। ओके, अगर आप ब्रैकेट में यहां इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगले साल जी, इन्वेस्टमेंट विल बी रिडीम्ड, उधार वापस मिलेगा, उधार वापस मिलेगा। इन्वेस्टमेंट परचेज उधार दिया, इन्वेस्टमेंट रिडीम रीपे वापस हो गया। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स उधार दिया, इन्वेस्टमेंट रिडीम उधार वापस मिलेगा। एट अ फेस वैल्यू 50,000 पे ही वापस मिलेगा, इसका मतलब है यहां भी कोई बड़ा हो सकता है। 50,000 पे ही वापस मिलेगा उधार एट द एंड ऑफ, लेकिन दूसरे साल के एंड पे हम उधार भी वापस लेंगे, दूसरे साल का इंटरेस्ट भी तो लेंगे ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर है। तो पहले तो मेरे ख्याल से दूसरे साल के इंटरेस्ट की एंट्रीज कर लें, दूसरे साल के इंटरेस्ट की एंट्रीज। दूसरे साल पहली एंट्री तो कोई नहीं होगी ना, पहली एंट्री कोई नहीं होगी, दूसरी जरा मुझे कर लेने दें। इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट की जगह इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। 31, 12, 16, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितना 6,000। क्लियर? और उसके बाद इट कैरीज इंटरेस्ट एट 12% विच विल बी रिसीव्ड इन एरियर्स, मुझे एरियर में मिल जाएगा वापस। तो इसी तरह की एंट्री 31, 12, 16, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, या इसका मतलब होता है उगा मैंगो और उतार लिया, जैसे हम उगने के इंतजार में थे 6,000। सबर सबर सबर,
देखें इधर, इंटरेस्ट कमाया और मिला, कमाया और मिला, उधार दिया और उधार वापस मिला। अब रिदम बन गया एंट्रीज का। तो इस साल उधार वापस मिलने की एंट्री होगी, बड़ा रिदम बन गया। उधार दिया, उधार वापस लिया, जितना अरसा वापस नहीं मिला, कमाया और मिला, कमाया और मिला। आखिरी एंट्री बता दें, लेकिन सबर सबर आपने नोट नहीं करनी। उधार वापस मिल गया, इन्वेस्टमेंट्स आर रिडीम्ड, की थी वापस हो गई, उधार वापस मिल गया एट द एंड ऑफ, एट फेस वैल्यू। किस पे वापस मिला उधार? पूरा 50,000 ही वापस मिला, अल्लाह का शुक्र है। अब एंट्री बता दें उधार वापस मिलने की, तरह एंट्री को करने की कोशिश करें। कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट रिडीम हो गई तो क्रेडिट कर दें, परचेज की थी तो डेबिट। कितने से? फेस वैल्यू लिखा हुआ लफ्ज, क्लियर? लेकिन आई कैप की और सारी किताबों की नॉर्म ये है कि ये दोनों एंट्रीज ना वो इकट्ठी करते होते हैं, तो हम भी ये दोनों एंट्रीज इकट्ठी किया करेंगे। जाहिर बात है इंटरेस्ट मिल रहा है या पुराना उधार वापस मिल रहा है, तो टोटल 56,000 ही मिल रहा है ना, तो इसलिए आखिरी एंट्रीज ना हम इकट्ठी कर दिया करेंगे। लेकिन एक तस्वीर ले लें पहले आप यहाँ, ताकि कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहे। फिर आखिरी एंट्री को मैं क्लब करके करूंगा। क्लब सैंडविच नहीं, दूसरा कर लो कोई, चिकन टिक्का सैंडविच, सॉरी मटन टिक्का, अभी तो फ्रीजर में है आजकल। जब पढ़ाई का टाइम है वहां एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, गोश्त डेबिट, बकरा क्रेडिट, बकरा डेबिट, पैसे क्रेडिट। वो तो ईद से पहले हुआ था ना। अच्छा जी, ओके। तो लिखें आखिरी इंटरेस्ट मिलने की और उधार वापस मिलने की इकट्ठी एंट्री हुआ करेगी। आखिरी इंटरेस्ट मिलने की और उधार वापस होने की इकट्ठी एंट्री हुआ करेगी। इंटरेस्ट कितना मिला? 6,000। उधार कितना मिला? लिखें जरा, आखिरी इंटरेस्ट मिलने की और उधार वापस मिलने की इकट्ठी एंट्री हुआ करेगी। इकट्ठी देखें, साथ वाला सही लिख रहे हैं, उर्दू सही है उसकी, अभी खट्टी लिख दी है। आखिरी इंटरेस्ट मिलने की और उधार वापस मिलने की कंबाइंड एंट्री हुआ करेगी। जी बता दें। अब इसमें 6,000 क्या मिला? इंटरेस्ट, और बाकी 50,000 उधार वापस मिला। आखिरी इंटरेस्ट मिला है ये, और उधार वापस मिला, लेकिन इसका बड़ा मुश्किल सा नाम है, इन्वेस्टमेंट रिडीम्ड। दो ही आते हैं? नहीं, पहले वाले में एक ही आता है, इन्वेस्टमेंट रिडीम्ड। ये प्लीज उर्दू में लिखें बातें, नई नई बातें फिर याद नहीं रहनी। और इधर आपने लिखा था उधार दिया। मोहतरम आप अटेंटिव है? कोई आपके 10 मिनट चाहिए नहायत ही कीमती, मोबाइल शोबाइल सब साइड पे कर दें, और ऐसे साथ वाले को भी ज़रा परे हो जा, कर लेते हैं वो।
पूरे पूरे कर दिए 7 वालों को? ओके। क्या कभी ऐसा हुआ जिंदगी के किसी मोड़ पर, अब तो बहुत मोड़ देख लिए मैं आपने जिंदगी के, क्या कभी, अभी तो बड़े देखने हैं, अभी तो रियल देखने हैं आपने। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ कभी जिंदगी के मोड़ पर कि किसी चीज के फेस पर 10,000 रुपये लिखे हो और आप उसके 11,000 रुपये दे रहे हो? पागल हैं आप? डीओजी ने बाइट किया है, 10,000 चीज के मुंह पे लिखे हुए आप 11,000 दे रहे हैं। आप वो नारायण पहुंचे हुए हैं और वो फिर आगे झील सैफुल मुलूक पे पहुंचे हुए हैं और वहां जाके जो है वो बोतल के ऊपर, जूस के ऊपर 50 रुपए लिखे हैं और आप 70 रुपए लेके देने को, खरीदने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे मिल नहीं रहा और आपकी शॉर्टेज हुई है और आपको नशा चढ़ा हुआ मैंगो जूस हुई और मजा आ जाए यार, हाथ होगी यार, मैं झील के अंदर बैठ के मैंगो, तो वो तस्वीर भी खिंचवानी है आपने ऊपर से। तो आप 50 रुपए वाली चीज कितने में खरीदने में तैयार हो जाएंगे? 70 रुपए वाली चीज में। और क्या सस्ती भी चीज मिल जाती है जो उसके फेस पे प्राइस लिखी हो, 10,000 की हो और आप तो दुकानदार के पीछे पड़ जाए, 9,000 की दे दे यार, प्लीज दे दे यार, मेरी जान निकल जाएगी, तेरी मेहरबानी, तेरे पाँव पड़ता हूँ, दे दे। तो उसने 9,000 की आपको दे दी। तो क्या फेस वैल्यू से प्रीमियम पे भी चीज मिल जाती है और फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे भी चीज मिल जाती है, खरीद सकते हैं आप। फेस वैल्यू से प्रीमियम पे भी खरीद सकते हैं और फेस वैल्यू से डिस्काउंट पे भी खरीद सकते हैं। ओके। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है 50,000। रॉयल फैन ने डिवेंचर इशू किए क्योंकि इसको पैसों की जरूरत थी। होंडा डिवेंचर खरीदने गया, होंडा डिवेंचर खरीदने गया। रॉयल फैन ने कहा कि भाईजान आप डिवेंचर खरीदने आए हैं? होंडा ने कहा हाँ मैं डिवेंचर खरीदने आया हूं, इधर जो है वो अंब खरीदने नहीं आया मैं इधर डिवेंचर खरीदने आया हूं। देखा, अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके मुंह पे लिखा हुआ है 50, लेकिन आपको मैं 51 का दूंगा। खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना तो जाओ। अब डिवेंचर के मुंह पे क्या लिखा हुआ है? 50। होंडा को नजर आ रहा है कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है और ये रॉयल फैन मेरे पैसे लेके नहीं भागेंगे, ये बड़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, ये कोई फजा फैन नहीं है जिन्होंने मेरे पैसे लेके भाग जाने हैं, ये कोई शीदा फैन नहीं है, तो ये रॉयल फैन है और रॉयल नाम ही रॉयल फैमिली से निकाला हुआ है। तो होंडा खुशी से तैयार हो गया कि कोई नहीं यार, खैर है यार, 50,000 रुपए के डिवेंचर हैं, मैं तुझे कितने दे देता हूं? 50। लेकिन याद रखिएगा इंटरेस्ट 50 पे कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कूपन रेट होता है जो फेस पे रेट लिखा था, इंटरेस्ट 50 पे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट 50 पे। ओके, लेकिन पैसे कितने देने को तैयार हो जाएंगे? 51, क्योंकि सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। तो आप खुशी से पैसे देने को तैयार हो गए 51 रुपए। कितने रुपए आपको ठुके, कितने आपको नुकसान हुआ, कितना आपको गम हुआ? 1,000 रुपए का आपको महंगी चीज मिली, 1,000 रुपए का आपको नुकसान हुआ, 1,000 का आपको गम हुआ। ओके। 2 साल के बाद जब लोन वापस होना था तो आपने सोचा कि मैं लेने जाऊंगा, ये आप पहले दिन ही एग्री करेंगे उससे, मैं तुमसे लेने आऊंगा वापस 50,000। 50,000 तो यार मुझे वापस कर ही देना ना। उसने कहा नहीं नहीं, उस वक्त भी तेरी जान लूंगा, तुझे वापस कर दूंगा 48,500 तक कर ले, बस 48,500 तुझे वापस करूंगा। तो दोनों दफा हमारी जान ली है उसने, दोनों दफा है, पहले ही जान हमारे में नहीं, और दोनों दफा उसने जान ले ली। कैसे? जब हमने जब हमने उसे पैसे दिए तो उसने कितने पैसे हमसे लिए? 50 की जगह 50। हमें कितने ज्यादा देने पड़े? 1,000 ज्यादा देने पड़े। अब जब मैं गया उसके पास 2 साल बाद, मैंने कहा 51 वापस कर, कहते हैं नहीं। उसने मुझे डिवेंचर का मुंह दिखाया, मैंने कहा चल 50 वापस कर दे, कहते हैं नहीं, मैं तुझे वापस करूंगा 48,500। तो जब मैंने दिए थे तो कितने दिए? 51। और जब मुझे वापस मिले तो कितने मिले? 48,500। जरा फील करें, अपने अंदर रख के चीज को फील करें, दोनों दफा नुकसान हुआ है या किसी दफा फायदा भी हुआ है? जब मैंने खरीदा 50 वाली चीज 51 में मिली, महंगा मिला। जब मैंने बेचा या वापस किया, जब मैंने बेचा तो 50 वाली चीज के सिर्फ कितने मिले? 48,500।
तो खरीदते हुए मुझे प्रीमियम पे करना पड़ा 1000 का, और जब मैं वापस करने गया, वो जब उधार वापस मांगने गया तो 50 की बजाय उसने कितने दे दिए सिर्फ, तो उस वक्त उसने डिस्काउंट लगा दिया, और डिस्काउंट की वजह से मुझे उस वक्त क्या हो गया, क्योंकि जब मैं चीज खरीदने जाता हूं तो प्रीमियम पे करूं तो नुकसान है, और जब मैं बेचने जाता हूं और डिस्काउंट हो जाए तो नुकसान है। तो बता दें जी, खरीदते हुए कितने पे किए, 51,000, कितना नुकसान हुआ, 1000 का, और बेचते हुए कितने मिलने थे, 51 मिल जाते तो बहुत ही अच्छी बात थी, ना देता 50 दे देता, ना उसने 51 दिए ना 50 दिए, मुझे बेचारे को कितने वापस कर दिए, 48,500। लेकिन ये दोनों बातें एग्रीमेंट के शुरू में तय होती हैं कि इधर तुम्हें 51 उधार देना पड़ेगा और वापस तुम्हें कितना मिलेगा, 48,500। अब जरा बात समझते रहें, 6-6 हजार पे आपको मिलेंगे इंटरेस्ट की मद में, 6-6 हजार आपको किस मद में मिलेंगे, इंटरेस्ट की मद में। 6,000 इंटरेस्ट की मद में हो गया, टोटल कितना हो गया, 12,000। 12,000 का आपको फायदा नजर आ रहा है, लेकिन आपको 2500 का नुकसान भी हो रहा है, 2500 का नुकसान भी हो रहा है। ये जरा नुकसान सोचें कैसे हो रहा है। जब 50,000 वाली चीज खरीदी थी तो कितने की खरीदी, 51 की, 1000 रुपया नुकसान शुरू में होने, 2 साल बाद कितना नुकसान होने, 50 वाली चीज के कितने मिलेंगे, 48,500, 1000 रुपया नुकसान उधर, 1500 नुकसान इधर, टोटल नुकसान 2500। लेकिन फिर भी आप 2500 का नुकसान बर्दाश्त करने को क्यों तैयार हैं, क्योंकि आपको 6,000 पहले साल मिलने हैं, 50,000 पे रेट लगा के, रेट 50,000 पे लगाना है, आपको 6,000 पहले साल मिलने हैं और फिर 6,000 अगले साल मिलने हैं। अब बता दें, क्या आप इफेक्टिवली 12% कमा रहे होंगे या कम कमा रहे होंगे या ज्यादा, इफेक्टिवली आप ज्यादा कमा रहे होंगे या कम कमा रहे होंगे, कम कमा रहे होंगे। क्वेश्चन 12, वी परचेज डिबेंचर्स ऑन यकम जनवरी 15, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। मुंह पे कितना लिखा हुआ था, मैंने परचेज कितने का किया, 2% प्रीमियम डाल के, तो 50। इट कैरीज एनुअल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पेएबल ऑन द ओपन रेट। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 9.424%। ये पता नहीं क्या कैसे निकाला, ये भी मैं बताता हूं आपको कैसे निकला है। द इफेक्टिव रेट इज, पिछले सवाल में मैंने इफेक्टिव रेट छुपाया हुआ था क्योंकि शायद इफेक्टिव और कूपन बराबर था, वो मैं बताऊंगा क्यों बराबर था। इस सवाल में मैंने इफेक्टिव रेट आपको पढ़ा दिया है, पता नहीं कम क्यों हो गया, 12 से गिर के किस पे आ गया। मुझे लग रहा था मैं 12 कमाऊंगा, लेकिन कमाया कितने, 9.424। इन्वेस्टमेंट विल बी रिडीम्ड एट द डिस्काउंट ऑफ, यानी रिडेम्पशन विल बी एट 48,500 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, डेट इज 31 दिसंबर 2016। ओके, आउटफ्लो, इनफ्लो, इनफ्लो। 50,000 या 51,000, आउटफ्लो या इनफ्लो, 51,000, इट इज माई आउटफ्लो। पहले साल इनफ्लो 6,000, दूसरे साल 6,000 बी, 6,000 बी और 48,500 भी, जमा 6,000, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जमा 48,500 इज इक्वल टू 54,500। डेट कंप्राइजेज ऑफ 6,000 एंड 48, ये मेरे इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं, इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ब्रैकेट, नीचे कह रहे हैं वैल्यूज पकड़ो और कॉमे के बाद कहते हैं गेस करो। गेस मैं नहीं मारूंगा, मेरे गेस इतने अच्छे हैं, गेस नहीं मैं मारूंगा, ऐसे ही ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। एंटर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, छुपा हुआ इंटरेस्ट रेट, मार दो एंटर, बरकत वाला हाथ भाई आप जरा मारिए एंटर। ओए हो, इसको आप 9.424%, कितना निकल आया छुपा हुआ रेट, 9.42। अगर कोई बंदा किसी को 51,000 उधार दे
और उससे वापस कितना ले पहले साल के एंड पे 6,000 और अगले साल 6,000 बी ले और 48,500 तो इसने इफेक्टिवली कितना इंटरेस्ट कमाया 9.42। जरा पिछले सवाल का डेटा मुझे डलवाएं। उधार कितना दिया था 50,000। अच्छा कितना इंटरेस्ट मिला था 6,000। कितना इंटरेस्ट मिला था 6,000। दूसरे साल कितना मिला था 6,000 और 50,000 तो जमा 6,000 जमा 50,000 इज इक्वल टू 56,000 तो इज इक्वल टू IRR ब्रैकेट कितने परसेंट आ गया 12% आ गया। व्हाट डज इट मीन कि पिछले डेटे में कूपन भी 12 था, यानी 6,000 जो मैं निकाल रहा था वो 50,000 पे लगा के निकाल रहा था, वो भी यही था और इफेक्टिवली भी यही रेट था। लेकिन इस सवाल में इधर मुझे 50 की जगह कितने देने पड़े 51। मुझे कितना गम हुआ 1,000 का। मिले कितने पहले साल यार मिलते ना 50,000 रुपए हैं। 50,000 पे 12% मिलेगा, वो मुझे देगा 50,000 पे 12%। मिलेंगे कितने 50,000 का 12% 6,000। अगले साल भी कितने देगा 6,000। लेकिन इस वक्त दोबारा मेरे पे जुल्म करेगा 50,000 में उधार वापस लेने जाऊंगा, मुझे कितना वापस करेगा 48,500। मुझे मिलेगा कितना 54,500। ये जो 6,000 हैं दोनों जिनको मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया है, ये कैसे निकलेंगे पेपर में 50,000 पे 12% लगा के। ये तो एक्चुअल है ना जो मुझे मिल रहा है, लेकिन इफेक्टिवली मुझे कितना मिला 9.4। मेरा इंटरेस्ट इतना गिर क्यों गया 12 से 9 पे, क्योंकि 1,000 रुपए का नुकसान शुरू में हुआ था और 15 का। ये हमेशा 12 से गिरा ही करेगा, जब 12 से बढ़ भी सकता है, 12 से बढ़ भी सकता है, इफेक्टिव रेट बढ़ भी सकता है। क्लियर? अच्छा अब ना क्वेश्चन 11 में मैं वो पट्टी हटाने लगाऊं और क्वेश्चन 11 ही आपके सामने दोबारा सॉल्व करने लगाऊं जैसे पेपर में सॉल्व करना है। अब हम ना 4 कॉलम बनाया करेंगे, इफेक्टिव रेट और कूपन रेट की बेस पे अलग अलग कैलकुलेशंस हुआ करेंगी। तो ये सवाल असल में इन एंट्रीज करने से पहले लीज की तरह की एक वर्किंग हुआ करेगी, तो वो वर्किंग अब मैं परफॉर्म करने लगा। आई एम स्टिल ऑन क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12 पे मैं नहीं गया। एक हमें वर्किंग किया करेंगे पेपर में, डेट इफेक्टिव रेट, इसमें तो वही है ना 12%, इसमें तो 12% ही है। इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ 12%। एक लिया करेंगे हम कूपन रेट एट 12% ऑन फेस वैल्यू, एट 12% ऑन फेस वैल्यू 50,000 एट 12% ऑन फेस वैल्यू। और इसके बाद कॉलम हुआ करेगा बैलेंस का। बैलेंस के कॉलम को स्टार्ट कहां से किया करेंगे परचेज प्राइस। पहले सवाल में 50,000, दूसरे सवाल में 51,000 प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारे सवाल में भी नहीं है। परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चलें जी परचेज प्राइस ढूंढें। इट हैड अ फेस वैल्यू ऑफ 50। मुझे फेस वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे फेस वैल्यू नहीं चाहिए। इट इज परचेज्ड एट 50। मुझे क्या चाहिए परचेज प्राइस। लकीली परचेज प्राइस भी क्या है 50। तो इस सवाल में फेस वैल्यू क्या है 50, परचेज प्राइस 50। परचेज प्राइस में रेड से लिख रहा हूं, मैं रेड वाली फिगर उठा रहा हूं, ब्लैक नहीं उठा रहा। ब्लैक में यूज किया करूंगा इंटरेस्ट निकालने के लिए, मैं रेड वाली फिगर उठा रहा हूं। रेड वाली फिगर से सवाल हमारा शुरू हुआ करेगा 50,000 जमा 0। ट्रांजैक्शन कॉस्ट सवाल में अवेलेबल नहीं। तो जिस तरह वो पीवी टाइप से नहीं शुरू होती थी कैलकुलेशन, तो ये 50,000 से कैलकुलेशन शुरू हुआ करेगी जी। 50,000 का उधार मैंने किस दिन दिया, ये कम जनवरी 15। सबर सबर सबर,
कैलकुलेटर पकड़े, 50,000 जरब 12%, 6,000। तो ये वाला 50,000 आपने उठाया कैलकुलेटर पे, या जो फेस वैल्यू वाला 50,000? नहीं, अभी तो मैं इफेक्टिव रेट निकलवा रहा हूं, कूपन रेट फेस वैल्यू पे निकलेगा। इफेक्टिव रेट तो जो बैलेंस का कॉलम होगा उस पर निकला करेगा। तो ये जो बैलेंस का कॉलम आ रहा है, ये मुझे बताएं कितना है? 50। ये सारी बातें ना अगले सवाल में समझ आएंगी मेरे ख्याल से। इस सवाल में तो डाटा ही इतना आसान सा है कि समझ नहीं आएंगी। अभी इस साइड पे ना जाओ। कल हमने क्या खरीदे थे? शेयर। आज हमने क्या खरीदे हैं? डिवेंचर में ओसीआई है या P&L है, वो मैंने डिस्कशन अभी आपसे वो कल करनी है। बस पैसा ऐड होंगे जो भी ऐड होंगे। ओके चलें जी, 50,000 रुपये पकड़े, 12% लगाएं। 31, 12, 15 को कितना? 6,000। यार इसको मैं लिख दूं कमाया और ये मिला, कमाया और मिला। अच्छा, ये वाला जो 12% है ना, ये आपने कैसे निकाला करना है? ये आपने फेस वैल्यू पकड़ के उस पर कितने % लगाया करना है? 12%। ये बैलेंस वाले कॉलम पे नहीं लगाया करना, ये फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू का भी लकीली इधर कितना आ रहा था? 6,000। इसको ना वो आपने नेगेटिव कर दिया करना है। आम उगा उतार लिया, तो बचा कितना फिर इन्वेस्टमेंट में? 50,000 ही। इन्वेस्टमेंट में बता कितना? 50,000 ही। कितने की इन्वेस्टमेंट्स की थी? उस पर कमाया कितना? लेकिन इंटरेस्ट साथ ही मिल भी रहे हमें, कमाया मिला। इन्वेस्टमेंट आ जाके बेचारी स्टिल किस पे खड़ी है? 50,000। अब इस 50,000 को पकड़ के कितने % लगाए? 12%। किस दिन खड़े होके? हिम्मत हिम्मत 31, 12, 16 को। इस 50,000 को पकड़ के 12%, 6,000। और आखिरी बात, अगेन ये फिगर तो मेरी निकली हुई है, फेस वैल्यू पे 12% कितना? 6,000। लेकिन यार अब अगर इसे 6,000 मैं लिख दूंगा तो ईयर एंड पे इस तरह का लग रहा होगा कि अभी तक शायद मैंने उधार वापस लेने हैं। 31, 12, 16 पे मेरे ख्याल से बैलेंस में कुछ होना तो नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स आर रिडीम्ड ऑन 31, 12, 16। तो क्या मशवरा दिया था अभी मैंने? आखिरी मिला में क्या डाल दें? दोनों चीजें डाल दें। तो एक तो मुझे 6,000 क्या मिला, एक इस तरह की साइड पे कैलकुलेशन होगी, 6,000 जमा 50,000। ये 6,000 क्या है? आखिरी इंटरेस्ट मिला। ये 50,000 ना ये वाली वैल्यू आ करेगी, रिडेम्पशन वाली। द रिडेम्पशन इज लकीली टुडे एट फेस वैल्यू। रिडेम्पशन को मैं ग्रीन से लिख रहा हूं। रिडेम्पशन कितने पे है? लकीली फेस वैल्यू पे। तो ये रिडेम्पशन भी कितने पे हो गई? ये रिडेम्पशन हो गई 50,000। 6 जमा 50, 50 जमा 6 माइनस 56, 0। 1 मिनट के लिए सब्र कीजिएगा, 1 मिनट के लिए। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 50,000, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम, कैश डेबिट 56,000 और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 56,000 नोट कर लो। और ये सारी वर्किंग किस सवाल में समझ आएगी हमें? अगले सवाल में बेहतर समझ आएगी। इधर तो 50,000 3 दफा आ रहा था, अगले सवाल में ज्यादा बेहतर समझ आएगी।
ये 6000 आ रहा है इस 50 पे रेट लगा के, फेस वैल्यू पे रेट लगा के, 6 और 6 फेस वैल्यू पे रेट लगेगा। फेस वैल्यू 50,000 है। कमाई और मिले में मिसमैच नहीं होगी, तो कमाई पे हम ज़्यादा पैसे पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो बस 51 होता है तो अभी देख लेते हैं ना आगे जाके, अगला सवाल आने दो। ओके अच्छा, अब अगले सवाल में हम क्या करेंगे दानिश? अगले सवाल में हम क्या करेंगे, आपके सवाल का जवाब देने लगा। परचेज प्राइस की जगह लिखेंगे 51,000, ठीक है। ये वाला जो 6,000 है ना, ये फेस वैल्यू वाले 50 पे ही निकालेंगे और रिडेम्पशन वाले साल में 50 नहीं लिखेंगे, 48,500 लिखेंगे। तो अगले सवाल में हम ये करेंगे। तो इस सवाल में हमने क्या किया, ये मेरी परचेज प्राइस है, ये मेरी रिडेम्पशन प्राइस है, और ये जो 6,000 है, ये वाला 6 और ये वाला 6, ये किसके ऊपर निकला है? फेस वैल्यू पे। मैं अगेन आपसे बात कर रहा हूं कि अगले सवाल में ज्यादा बेहतर समझ आएगा। चलें, यही सवाल जरा दोबारा करा दें। परचेज प्राइस बताएं। इट इज परचेज्ड एट फेस वैल्यू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0। तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 50 से शुरू कर दें। डेट क्या डालूं? कितना उधार दिया? 50। इस 50 को पकड़ के इफेक्टिव रेट लगाएं 12%। 50 ज़रब 12%, ये वाला 50 बैलेंस वाला कितना? 6,000। अब सवाल में जाएं और सवाल में काला ढूंढने, लाल ढूंढने, सबज, काला, काले को ढूंढने, कितना हो गया? 50। उस काले को बेशक आप यहां लिख दिया करें, 50,000 का 12%, 6,000। 50 जमा 6 माइनस 6। अब ये जो बैलेंस वाले कॉलम में है ना, इस पे आप इफेक्टिव रेट लगाएंगे 31, 12, 16, ये कितना? 6,000। अब आप दूसरे साल के एंड पे 50,000 का 12% भी लेंगे और आप 50,000 का उधार वापस भी लेंगे। कितना हो गया? बैलेंस 0। अब एंट्रीज 1, 2, 3, 4, 5 एंट्रीज। बैलेंस के कॉलम की कोई एंट्रीज नहीं होती, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, इसलिए इसकी एंट्री है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, जो बैलेंस वाले कॉलम में परचेज प्राइस है वो फेस वैल्यू होगी? परचेज प्राइस फेस वैल्यू नहीं होगी। बैलेंस वाले कॉलम में अगले सवाल में आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा। मैं चीज लेने गया, उसके फेस पे लिखा हुआ था 50, मुझे मिली 51 की, तो व्हाट इज माय परचेज प्राइस? तो मैं यहां 51 लिखूंगा। परचेज प्राइस इज अ डिफरेंट थिंग, फेस वैल्यू इज अ डिफरेंट थिंग। फेस वैल्यू क्या है? चीज के मुंह पे कितना लिखा हुआ है। परचेज प्राइस क्या है? अगले ने मेरे से कितने पैसे मांगे। तो अगला सवाल करें, इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वही परचेज शेयर्स या वही परचेज डिबेंचर्स ऑन 1 जनवरी 2000? फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। इट हैड अ फेस वैल्यू ऑफ इट इज परचेज एट अ प्रीमियम ऑफ, यार ये प्रीमियम जरा मुझे निकलवाएं। 50,000 प्रीमियम का क्या मतलब है कि ये जो 50 में चीज मैंने अच्छा, प्रीमियम का हमेशा मतलब हुआ करेगा प्लस करें और डिस्काउंट का हमेशा मतलब हुआ करेगा माइनस करें। तो 50,000 जमा 2% और 50,000 कितना आ रहा है?
तो इट इज परचेज एट अ प्रीमियम ऑफ 2% मींस द परचेज प्राइस, ये ब्रैकेट वाला पेपर में नहीं लिखा होगा, ब्रैकेट वाला तो मैंने आपको समझने के लिए लिखा हुआ है, पहली क्लास है इसलिए। इट इज परचेज एट 51,000। तो बताएं जी, लाल परचेज प्राइस 50 वाली चीज अनलकीली हमें कितने की मिली? 51,000। इट कैरीज इंटरेस्ट एट 12% पर है ना। ये 12% किस पे लगाएंगे? 50 पे एक्सेलेंट, 12% के साथ पेपर में फौरन लिख लिया करेंगे। ये 50% पे लगाना है, फेस वैल्यू पे, काले पे। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 9.424, ये बैलेंस वाले कॉलम पे लगाएंगे। 9.424 वाला रेट बैलेंस वाले कॉलम पे लगाएंगे। और इन्वेस्टमेंट विल यू रिडीम्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3%। यार डिस्काउंट फेस वैल्यू में से माइनस करना है, फेस वैल्यू में से 50 माइनस बेस फेस वैल्यू को बनाना है। 50 माइनस 3% ऑफ 50,000, 48,500। व्हाट इज दिस? उधार दिया या वापस लिया? वापस लिया। रिडेम्पशन कितने पे होगी? 48,000 का नुकसान इधर हुआ है और 1500 का नुकसान इधर हुआ है। 2500 का नुकसान है जो हमारे 12,000 के प्रॉफिट को खा जाएगा। इन्वेस्टमेंट विल रिडीम्ड एट डिस्काउंट ऑफ 3% एट एंड ऑफ 2 years, दैट इज 31 दिसंबर। अब बता दें पहले एंट्रीज करने हैं या पहले शेड्यूल बनाना है? पहले शेड्यूल बनाना है, पहले शेड्यूल बनाना है। मेरे तो मजे हैं, मैं इसी तरह लिखा रहने देता हूं, फिगर्स ही पुट करनी है। ओके, आपके मजे सीए के बाद आप भी इस तरह कर लो। चलें जी, इधर क्या लिखते हैं जी? डेट, इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ 9.424%। ये 12 से 9.4 पे इसलिए आ गया कि 12,000 कमाना है और 2500 का नुकसान होना है जी। कूपन रेट एट 12% ऑन काला ऑन फेस वैल्यू ऑफ 50,000, क्योंकि वो मुझे इंटरेस्ट 6,000 ही भेजा करेगा। मैं तो खुद सोचूंगा कि मुझे नुकसान कितना हुआ, वो मुझे 6,000 ही भेज दिया करेगा पूरा, लेकिन वो शुरू और आखिर में जो मेरे साथ करेगा वो दुनिया देखेगी। और अगला कॉलम स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। परचेज प्राइस जरा सवाल में मुझे ढूंढवाएं, कितनी है? 50 वाली चीज मुझे कितने में मिली? 51 में। प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0, जिसमें ट्रांसफर फीस आ सकती थी, क्रेडिट असेसमेंट फीस आ सकती थी, गवर्नमेंट लेवीज आ सकती थी, ब्रोकर का कमीशन आ सकता था, लेकिन वो नहीं दिया हुआ सवाल में। जी बोलें। 51,000। आगे चलें जी, डेट बताएं। यकम जनवरी 15। स्टार्टिंग पॉइंट बताने क्या होगा हमारा? परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नेक्स्ट 31/12 बैलेंस वाले कॉलम को पकड़ें और पकड़ के 9.424 लगाएं। 4806। अल्लाह का शुक्र है अब नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 50,000 ज़रा 12 इधर ही कर दें। 50,000 ज़रा 12%। 50,000 सिर्फ एक जगह यूज होने हैं। मजे की बात है 50,000 पूरे टेबल में यूज नहीं होना, सिर्फ 50,000 एक वर्किंग में यूज होगा। 50,000 ज़रा 12%, 6,000। कितना कमाया, कितना मिला? ऑब्वियसली कमाया कम है क्योंकि वो शुरू और आखिर के अंदर एक मसला हो रहा है ना, इस वजह से कमाया की फिगर काफी कम आ रही है जी। 49,806। इस 49,806 को पकड़ के अब आप लगाएं इफेक्टिव रेट इस पर 4,694।
नहीं नहीं, एक मिनट, जरा मुझे 6000 लिखने दें, जरा मुझे 6000 लिखने दें। कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ें, इन दोनों का टोटल बताएं। 12,000 मिला है। इन दोनों का टोटल बताएं, इन दोनों का टोटल बताएं। 9500। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12,000 मुझे मिल रहा है लेकिन मैं P&L में सिर्फ 9500 डाल रहा हूं? वजह 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 कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 12,000 और 9500 में कितना डिफरेंस है? 2500 के डिफरेंस की वजह पता है? 1000 का नुकसान उधर हुआ और 1500 का नुकसान एंड पे हुआ, तो ये डिफरेंस आया करेगा हमेशा, इसका कोई हल नहीं है हमारे पास। हम P&L में कितनी इनकम डालेंगे, इन दोनों को जमा करके तो नहीं डालेंगे, इस साल के P&L में ये डालेंगे, इस साल के P&L में ये डालेंगे, लेकिन ओवरऑल P&L में हम 9500 डालेंगे। लेकिन देने वाला कह रहा होगा शहजादे मैंने तुझे इंटरेस्ट दिया है 12,000, लेकिन 12,000 को इनकम में नहीं डालेंगे। लेकिन आखिरी साल ना मैंने कहा था 6,000 ना लिखा करें, आखिरी साल एक काम किया करें, आखिरी साल आप दो बातें लिखा करें। इंटरेस्ट आखिरी इंटरेस्ट मिला प्लस इंटरेस्ट और उधार वापस वापस मिला। मुश्किल सा नाम है इसका, रिडेम्पशन। अच्छा जी, आखिरी इंटरेस्ट मिला में तो कोई कैलकुलेशन का मसला नहीं। 50,000 और 12%, 6,000 जमा, ये ना रिडेम्पशन प्राइस उठाएं आप कितनी जी? 48,500। दिया कितना था? 51। वापस कितना मिला? 48,500। अच्छा जी, अब इन दोनों को जमा करके देखिए। 54,500। अब ये जीरो आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लोन खत्म हो गया एग्रीमेंट। 49,806 प्लस 4694 माइनस 54,500 जी। 4806 51,000 मल्टीप्लाइड बाय 9.424। इसके बाद 49,806 कैसे आया? 51 प्लस 4806, इन्वेस्टमेंट की, ग्रो कर गई, इतनी रिसीव हो गई, बाकी फिर कभी मिल जाएंगी। तो 51 प्लस 4806 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 49,806 माय बॉडी, प्लस 4694 माइनस 54। चलें जी, एंट्रीज कर दें, बस एंट्रीज खुद ही कर दें, एंट्रीज कर दें बस, इनमें फिगरें डाल दें, फिगरें डाल दें इनमें। किसका? हाँ, असल में वो जो खर्चा था, वो जो खर्चे थे हमारे दो, उनको इंटरेस्ट इनकम के साथ नेट किया तो इनकम को वो खा गए हैं। नहीं तो इनकम ऑलरेडी नेट करके रिकॉर्ड की ना, बजाय के रिकॉर्ड करते और उल्टाते। या तो उन खर्चों को शुरू में बुक कर लो, 1,000 रुपये एक्सपेंस डेबिट कर दो, वो तो हम कर नहीं रहे। ज्यादा सोचते हैं अकाउंटेंट्स या सही सोचते हैं? अच्छा जी, अब एंट्रीज किस किस की होंगी? 51 की, 4806 की, 6,000 की, इसकी और इसकी। जी मोहतरम, कितना उधार दिया है? जालिम ने 50 दिखा के 51 मांगा। कितना उधार दिया? 51। इंटरेस्ट कमाया कितने? कमाया 4806। अच्छा, मिला वैसे ज्यादा है, कितना? 6,000। और अगले साल 4694। आखिरी इंटरेस्ट मिला प्लस उधार वापस मिला, दिया नहीं, उधार वापस मिला, रिडेम्पशन 6,000। वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उधर फिगर निकली हुई है, ऐसी टाइम जाया करें हम लिख के। 50 54
ओके, बैलेंस शीट में क्या जाएगा जी? कुछ भी नहीं जाएगा यार, हाथों की पूरी रात रोते रहे, सवेरे उठ के भी रोंदे ही रहे। 15 और 16 साल तो इतनी जल्दी क्यों डिसीजन लिया था तूने? एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अभी करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन छोड़ें जी भाईजान। 31/12/15 का कैरी डाउन 49806, 31/12/16 का कैरी डाउन 0, 31/12/15 का कैरी डाउन हो गया जी, 31/12/16 का कैरी डाउन हो गया। और पी एंड एल में इंटरेस्ट इनकम 4806 4694। कमाल होगी। मुझे भी बात बता सकते हो? मुझे भाई की हंसी वैसी आई है। आपको भाई की हंसी पे हंसी आई है और उसको किस पे? एडवांस में हंसी आ गई आपकी हंसी पे। ये क्या बंदा है, ये एकदम निकलती हंसी, ये कब से मसला है? ओके हाँ जी, 6000 ये देखो 31/12/15 पे भी 6000 मिला, इधर भी 6000 मिला। पीएनएल में तो ये नहीं जाएगा भाई, पीएनएल में ये नहीं जाएगा। पीएनएल में मिला जाएगा या कमाया जाएगा? कमाया। 4806 और 4694। 12,000 क्यों नहीं जा रहा? इन दोनों का टोटल शायद 9500 है, तो 12,000 तो नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि हमें 2 दफा 10 पड़ी है, नुकसान हुआ है। चले हमारे यहाँ वेलियां, ये कर दें सवाल कितने? 5 मिनट 7 मिनट में। इधर करो कैमरा, 1-2 मिनट वेट कर लें, बैलेंस शीट पीएनएल बना लें पहले जिसने बनानी है। अच्छा सारा आ रहा है, सारा यहां से लेके यहां तक। ओके सवाल पढ़ लें एक दफा अगला, और काला, लाल और सबज लिख लें, फिर शुरू करें। सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी किसी की भी, वो मैं आपको रिक्वायरमेंट कल समझाऊंगा। चलो जी ले आओ इधर। वही परचेज 430 डिबेंचर ऑन यकम जनवरी 12। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फेस वैल्यू इज ₹100 पर डिबेंचर। बताएं जी, बताएं 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 बताओ बताओ बताओ। 430 डिबेंचर, एक कितने रुपए के, तो कितना हो गया? तो बता दे डिबेंचर्स के मुंह पे क्या लिखा हुआ है? 43,000। इट इज परचेज एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। 40 प्रीमियम हमेशा प्लस और डिस्काउंट हमेशा माइनस। 43,000 प्लस 30% ऑफ। लिखें प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे लगानी है। प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पर लगानी है। प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पर लगानी है।
जी परचेज प्राइस कितनी है? 43,000 प्लस 30% ऑफ 43,000। जी कितना आ गया? 55। यहां से हम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल शुरू करेंगे इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल के। तो 43,000 की चीज खरीदने गए थे, लेकिन इतनी सिक्योर इन्वेस्टमेंट थी कि हम 55,900 देने को तैयार हो गए। वो तेरी खैर, कहते हैं जब तक ये डिवेंचर है तब तक तुझे इंटरेस्ट नहीं दूंगा, कभी तुझे इंटरेस्ट नहीं दूंगा। पता नहीं हम क्यों फिर ले रहे हैं। इट कैरीज इंटरेस्ट एट 0%। इसे कूपन कूपन रेट भी कहते हैं। अच्छा, जीरो कूपन यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पता नहीं फिर हम क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देख लेते हैं, सोच लेते हैं, पता नहीं होते एंड पे कोई बहुत बड़ा फायदा आने वाला हो। तो बहरहाल फेस पे कितना लिखा हुआ था? 43। कितना उधार दिया? 55,900। हमारे तो छक्के छूट गए। 43,000 उसने मांगा, लेकिन हमने असल में दिया कितना? 55,900। बहुत महंगा उधार दे आए हैं। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड है। टेन्योर इज These are repayable at a premium of 50। इधर डिस्काउंट नहीं है आज। प्रीमियम हमेशा ऐड होगा और डिस्काउंट हमेशा, प्रीमियम हमेशा और डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा। एक असूल ये। दूसरा असूल, प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगी। प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगी। प्रीमियम हमेशा ऐड होगा, चाहे परचेज के टाइम पे हो चाहे सेल के टाइम पे हो। प्रीमियम हमेशा ऐड होगा और डिस्काउंट हमेशा, चाहे परचेज के टाइम पे हो चाहे सेल के टाइम पे। जी रिडेम्पशन वैल्यू निकलवाएं। 64 प्यारे आराम से बताना। 43,000 प्लस 50% ऑफ 43,000 64,500। मुझे तो शर्म सी आवे, ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मैं आपको बना के दूं। अब आप ही बना दें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है इधर, जरा ध्यान रखिएगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है। दो कॉलम बना दें, एक 0% का और एक 3.6638%। कैमरा ज़्यादा उधर कर दो, किसी ने फॉर्मेट देखना हो तो। भाई इधर मुतवज्जे हो जरा, सारे काम छोड़ के। ऑल्ट ई ए करके तो सब गायब हो जाता ना, फॉर्मेट भी, येलो भी। अच्छा, कंट्रोल डी करके ऊपर वाला कॉपी हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इस तरह सवाल को ज़रा मुझे डेटा पुट करवाएं भाईजान, प्लीज़ अटेंटिव हो जाएं। आउटफ्लो 55,900 या 43,000? ये काम आपने पेपर में करना नहीं, लेकिन वैसे ही आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ। आउटफ्लो 55,900 जी 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 बिल्कुल बबलूस। अच्छा जी, आउटफ्लो 55,900 प्लस ब्रोकर को पैसे दिए 2,000, ये भी हमारी जेब से गए होंगे, तो 55,900 हमारी जेब से गए, जाने थे 43 लेकिन गए 55,900, और ब्रोकर को कितने दिए? ये हमारी जेब से गए। इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखना है आपने। ओके, पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा 0, दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा 0, 43,000 इंटू 0%, 43,000 इंटू 0%, और तीसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा 0 और उधार वापस मिलेगा अन्ना ही, इतना ज्यादा वापस मिल जाएगा जितना उसे दिया भी नहीं था उधार, 64,500। शायद इस वजह से हम तैयार हो गए थे, बहुत ज्यादा उधार वापस मिल गया। कितना? 64,500। तो 0 प्लस 64,500, ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज प्लॉट हो गए, इज इक्वल टू छुपा हुआ रेट। अगर कोई बंदा 57,900 इन्वेस्ट करे और 3 साल बाद उसे 64,500 मिल जाएं, तो नुकसान हो रहा है या फायदा? अब हर साल इंटरेस्ट बुक होना चाहिए या तीनों सालों में 0 इंटरेस्ट बुक करें? 0 इंटरेस्ट बुक नहीं करेंगे, रिसीव 0 होगा। बुक कितना करेंगे वो मैं बताता हूं, कितने परसेंट पे करेंगे। इज इक्वल टू IRR, गलत क्यों है यार? तो पॉइंट्स में ले जाते हैं, अभी हाथ होगी। तो 3.6638, वो तो आगे शो करते रहे, तो ये तो इसने तो खत्म नहीं होना। ये लो आगे आगे, ये लो ये लो। इफेक्टिव रेट तो ये काफ़ी ज़रा हैवी किस्म का है, वो तो मैंने राउंड करके लिख दिया है। तो बहरहाल वापस आ जाएं, सीए करें। 3.66। अब आपको पता है लीज में भी इसी तरह के कई दफ़ा रेट दिए होते थे अजीब से, तो बैक एंड पे ये कैलकुलेशन हुई होती है जिसकी वजह से अजीब से रेट दिए होते हैं। तो बहरहाल ये रेट हमें गिवन था या निकालना पड़ेगा? गिवन था। तो चलें जी स्टार्ट करें। डेट, इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ 6638, ये बैलेंस वाले कॉलम पे लगा करेगा जी। कूपन रेट एट 0% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 43,000 एंड बैलेंस। इसी तरह किया था। ओके, बैलेंस के कॉलम में बता दें परचेज प्राइस लाल या काली? लाल। 55, ये 55,900 लिखते हुए आप क्या बोलेंगे? उधार दिया, उधार दिया, और लॉयर को पैसे दिए 2,000। 57,900 यकम 12। चलें, अब आप मुझे बता दें यकम जनवरी 12 के बाद पहला इंटरेस्ट कब होगा? 31/12/12। 31/12/12। इस 57,900 पे ये वाली परसेंटेज लगा दें, 2121। 43,000 इंटू 0%। शायद मैं साथ साथ इंटरेस्ट नहीं ले रहा, एंड पे ही कुछ फायदा आना है जिसकी वजह से मैं साथ साथ इंटरेस्ट उससे नहीं ले रहा। 57,900 प्लस 2121 माइनस 0 6।
अच्छा, कितने लोगों ने तसल्ली के लिए कैलकुलेटर पे -0 लिखा था? 2-3 लोगों ने -0 लिखा था कि हो सकता है कुछ चोरी हो जाए। अच्छा, आगे 31 12 13। यार आप भी हंस दिया करो किसी चीज पे, इधर 2-3 लोग हैं हंसते ही नहीं कभी, पूरी क्लास गुजर जाती है। हंस दिया करो, कुछ नहीं होता, साथ वाले को प्यार से कोनी मारे, हंस दिया कर यार तू भी पूरी। 31 12 13 60021 इंटू 3.6638 2199। ओके, 62220। नेक्स्ट। यार मुझे पता है जब चीज समझ आती है ना तो बातें शुरू हो जाती हैं। 31 12 14 62220 इंटू 3.6638 2280। नहीं, खाली जीरो नहीं लिखना, ठीक है जी। आखिरी इंटरेस्ट मिला प्लस उधार वापस मिला, ग्रीन मिला। 64500 64500 62220 प्लस 2280 माइनस 64500। कितनी एंट्रीज होंगी? 7। हद होगी, हद होगी, 3 साल का सवाल है, हद होगी। लुट भी जा देते हैं आप लोग, शर्मिंदा कर देते हैं। कितनी एंट्रीज होंगी? 7। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट और कैश क्रेडिट, बस ट्रांजेक्शन कॉस्ट की भी साथ ही। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट। अच्छा, मुझे ना खतरा है आप लोगों से। एंट्रीज करें जी सारे सालों की, छोड़ें छोड़ें बस। 2012 की, 2013 की और 2014 की। चलें जी। जी मोहतरम, 12 में बताएं एंट्री। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कैश। 1 जनवरी 12। वो कह रहे पूरी फीस पूरी करो, सारी एंट्रीज की डेटें भी लिखो, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट इनकम मिलना तो है नहीं, लेकिन इनकम बुक करनी है आपने। 2121। एंट्रीज का पैटर्न वही था, इसलिए मैं कर नहीं रहा था, आप लोगों की फरमाइश पे हो रही है। कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। वैसे ये एंट्री आप पेपर में इस सवाल में मिस कर सकते हैं, करना चाहें तो छोड़ सकते हैं आप ये एंट्री पेपर में। ओके, 2013 दोबारा लोन तो नहीं देंगे ना, लेकिन मिला कितना, कमाया कितना? 2199। और मिला कितना? 0। उसको क्लास के बाद ले जाइए, उससे अलग से बैठ के जनरेटर के पास बातें कर लेंगे। अच्छा, 2280। अब कह रहे मैं इसलिए तो नहीं आता क्लास में कि मैं करवाऊं हर बात पे। 64,500 जी, दोनों का टोटल। असल में इनको कहा जाता है ना तो आगे से मुस्कुरा देते हैं, इसलिए मैं भी कह देता हूँ 64,500। क्या हुआ है? अच्छा, मैंने कहा मिर्चियाँ लग रही हैं।
उधर ही रखो। अच्छा जी, होमवर्क में देख लें अब कौन सा सवाल करेंगे। पेज 735 पे आए। इसमें ना कहीं आपको गोंगी ना मार दें तो मैं सवाल पढ़ दूं एक दफ़ा। ये होमवर्क है, क्वेश्चन 14। MK Limited has invested in debt instruments on January 2001. Details of which are as follows. Face value काला, लाल या सबज? काला। प्रीमियम पेड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 800। 10,800 लाख प्रीमियम को हमेशा ऐड कर देंगे। परसेंटेज में गिवन है, अमाउंट में? परसेंटेज में गिवन है, अमाउंट में? 10,800 अमाउंट में। फेस वैल्यू 10,000 और वो जो परचेज प्राइस, 10,800 एक्सेलेंट, 10,800। 800 रुपये ना खुदा के लिए ले लीजिएगा। ये प्रीमियम है। प्रीमियम को हमेशा एंड पे हो या शुरू में हो, हमेशा है। डिस्काउंट को एंड पे हो या शुरू में, हमेशा माइनस। यार ये ना बाद में नोट करना एंट्रीज। इधर देखो पहले 10,800। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 200। कूपन रेट इज 12%। टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट 4 साल। और IRR ये क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 8.9188%। MK Limited हैज़ अ पॉलिसी टू क्लासीफाई इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा, इस मेथड को ना हम अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। 4 साल की एंट्रीज करनी है, 4 साल का P&L बनाना है और 4 साल की बैलेंस शीट बनानी है। रिडेम्पशन जी मिसिंग है। रिडेम्पशन अगर मिसिंग हो तो फेस वैल्यू के बराबर लेंगे। लिख लें जी, आज ये भी लिख ही लें। रिडेम्पशन वैल्यू मिसिंग है, उसको फेस वैल्यू के बराबर लेंगे। रिडेम्पशन वैल्यू मिसिंग है, उसे फेस वैल्यू के बराबर लेंगे। 10,000। रिडेम्पशन वैल्यू मिसिंग है, उसे फेस वैल्यू के बराबर लेंगे। कितने मिनट में हो जाएगा? 5 मिनट में। अच्छा, खुद ही और चाहिए होता है इनको होमवर्क। ठीक है यार, मुझे क्या मसला है। अच्छा, आधा घंटा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका मतलब है सुबह से मैं झाक मार रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, चलें ठीक है, 15 पढ़ के ख़त्म करें। ABC परचेज्ड, ये भी दो सवाल ले लें होमवर्क में, 14 और 15। ABC परचेज्ड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, लिखें डिबेंचर ही होते हैं ये भी। ABC purchased TFCs for rupees 550, for rupees 550, for rupees 550, for rupees 550, for holding them to receive contractual cash flows। इससे इंटरेस्ट लेंगे हम। Following further information, principal value, face value is 5 लाख। तो 5,50,000 क्या है फिर? अगर फेस वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, परचेज वैल्यू नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू। फेस वैल्यू का एक और नाम बता दें, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो फिर ये क्या है? ये लाल है। ये क्या है? इंटरेस्ट रेट इज, डेट ऑफ मेच्योरिटी 3 साल बाद। रिडेम्पशन वैल्यू 5 लाख। ये सबज हो गया। इफेक्टिव रेट इज 1.5। ऐसी रिवीजन के लिए 1-2 सवाल आएंगे। तो इंशाल्लाह फिर अब हम मिलते हैं कितने बजे? 3:15 और इसी रूम में। हाँ जी, क्या 3:30 कर लें? तो मैं ऐसा कर लूँगा कि 10-15 मिनट कोई ऐसी बात कर लूँगा जिसका अगली बात से ताल्लुक़ ना हो, ठीक है, ताकि आप 3:15 इंशाल्लाह मिलते हैं।